बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। और हमारे साथ भी मौजूद हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं मुज़म्मिल अली खान। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आपको भी और गुड मॉर्निंग। व्यूअर्स, आप अगर आज तैयार हैं जिस तरह आप रोज़ होते हैं शो के लाइनअप के लिए, तो आज का लाइनअप आपको कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया है। हमारा लाइनअप आपके लिए, आई बेग योर पार्डन फॉर द लैंग्वेज, एंड इसके अंदर एक ख़ास खबर है जो अभी इंट्रो स्टोरीज पे इसके एंड पे हम आपको ज़रूर देंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके अंदर, बिकॉज़ साइंस और एग्रीकल्चर का कुछ मिक्स ऐसा है कि बड़ी अजीब व गरीब सी सब्जियां पैदा हो रही हैं इस दुनिया में। बट अगर हम बात करें तेज़ी की, तो तेज़ी शुरू होती है दिमाग से, और एक्सपेरिमेंटेशन का जुनून भी शुरू होता है दिमाग से। और ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी आशा आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपको सोचने का अमल ना मुअत्तल नहीं करना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। दरअसल मसला ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से हमने सोचने का अमल भी दे दिया है कि जी एआई हमारे लिए सोचे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका दिमाग रहे हर उम्र में जवान, तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसी रिसर्च आई है जिसको सुनकर आप खुश भी होंगे और आपके हाथ में ना एक नई टेक्निक आ जाएगी कि भाई मैं चाहता हूँ कि चाहे मैं 80 साल की हो जाऊँ लेकिन मेरा दिमाग जो है ना वो 30-40 साल तक का रहे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक नई जबान, एक नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। स्पेन के अंदर ये एक तहकीक हुई है और इस तहकीक में ये पता चला कि अगर आप नई जबान सीखते हैं तो उससे दिमागी उम्र में इजाफे की रफ्तार सुस्त हो जाती है। कि आपकी फिजिकली आप ग्रो कर रहे हैं, एज कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड एज नहीं कर रहा। आपका माइंड यंग होता चला जा रहा है, और यंग होने से मतलब है कि आपकी फैकल्टीज तेज रहेंगी, आप बेहतर सोच सकेंगे, क्लैरिटी के साथ सोचेंगे। अब हुआ क्या है कि 728 अफराद को शामिल किया गया, जो पहला ग्रुप साइज था ये, और उस ग्रुप के अंदर दिमाग के स्कैन किए गए और ब्रेन एक्टिविटी और ब्रेन एजिंग की एक क्लॉक बनाई गई। अच्छा, इस क्लॉक के बारे में अपने व्यूअर्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनते हैं जब हम कोई नई एक्टिविटी, नया स्किल सीख रहे होते हैं। उनकी डेंसिटी पे बेस्ड ये स्कैन्स आपकी ब्रेन क्लॉक बताते हैं। और उसमें पता ये चला कि जो बंदे एक ज़बान बोलने वाले जो अफराद हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ और उनसे ज़्यादा बेहतर ब्रेन फंक्शन उन लोगों का होता है कि जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं। फिर मजीद 144 अफराद को ऐड कर दिया गया इस ग्रुप को और बढ़ाने के लिए और एक्सपेरिमेंट का साइज बेहतर बनाने के लिए। दिमागी उम्र का अंदाजा लगाया गया और पता ये चला कि जो लोग 2 ज़बानें बोलते हैं उनका दिमाग 7 साल 6 साल इसके इर्द गिर्द तेज़ नज़र आता है। जो 3 ज़बानें बोलते हैं उनका इससे ज़्यादा तेज़ नज़र आता है। तो आप 54 की एज पे अगर हैं तो आपका दिमाग 48 ईयर्स जैसा यंग परफॉर्म कर सकता है इफ़ यू नो 2 लैंग्वेजेस। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो लगता है पाकिस्तान के अंदर पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, फारसी है, साउथ एशिया के अंदर बहुत सारी ज़बानें मौजूद हैं। और हम भी मतलब जाने अनजाने में हम 2-4 ज़बानें समझ भी लेते हैं और कुछ अल्फाज जो है ना वो बोल भी लेते हैं। मैं जब ये सब कहते हैं तुम्हारी हकीकत उतनी है जितने तुम्हारे पास अल्फाज हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आपकी वोकैबुलरी में आएंगे तो आपकी हकीकत होती जाएगी। बहुत बड़ी ये ज़बरदस्त बात है। और किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उम्र की कैद नहीं होती है। मिस्र की मुअम्मर खातून जो है ना वो एक मिसाल बन चुकी है। उन्होंने इस जुमले को हकीकी ज़िंदगी में जी कर दिखाया है। 83 ईयर्स ओल्ड है, मिस्री खातून है और सोशियोलॉजी के अंदर इन्होंने PhD मुकम्मल कर ली है। सबको हैरान कर दिया है। इनका नाम है अमल इस्माइल अब्दू और इन्होंने मंसूरा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट से सोशियोलॉजी में PhD की डिग्री हासिल करके इस्तकामत की, कंसिस्टेंसी की, हौसले की और अज़्म की शानदार मिसाल कायम कर दी है। आई मीन लुक एट हर एज और उनका अज़्म देखें। आपको पता है कैंसर सर्वाइवर भी हैं। Oh, really? जी, और इनका जो एजुकेशन का सफ़र है वो अराउंड 38 ईयर्स ऑफ एज में शुरू हुआ था, जहाँ इन्होंने मिडिल के पेपर्स दिए थे। और व्यूअर्स, अगर आप ज़िंदगी में हिम्मत के साथ किसी चीज़ पे हाथ डालते हैं और लगे रहते हैं उस काम के ऊपर, जिस तरह से कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी, कायम रहना किसी बात पे और साबित कदमी के साथ चलते रहना इज़ द रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ट्रेट्स। कि जितने भी इंसान के तौर तरीके काम के पाए जाते हैं उसमें सबसे रेयर तरीका ये है कि आप साबित कदमी के साथ अपने गोल्स को फॉलो करें। और इन्होंने फिर कैंसर होने की वजह से अपना सफ़र रोक दिया पढ़ाई का, और कैंसर सरवाइव किया, बैटल किया, जीती, उसके बाद आके कंटिन्यू किया 83 साल की उम्र में। भाई गोल और पैशन हो तो ऐसा हो। 38 ईयर्स के अंदर जब लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो जाता है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करके मिडिल क्लास पास किया। मिडिल क्लास आपको पता है 8वीं क्लास तक को कहते हैं, उन्होंने पास किया। आई मीन हमें दाद देनी चाहिए और इनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, इनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना
चाहिए कि इस उम्र में उन्होंने अपने गोल को अचीव किया है, क्योंकि सारी बात होती है शौक की कि आपको कितना ज़्यादा शौक है। ऐसा ही हमें कुछ करके दिखाया बरतानिया के एक शौकिया गार्डनर ने, माली ने। उन्होंने गैर मामूली जिसामत का एक लहसन और मटर उगाकर एक ही दिन में 2 आलमी रिकॉर्ड्स जो है ना वो अपने कर लिए हैं नाम। इंग्लैंड के इलाके ग्लॉस्टरशायर से इनका ताल्लुक है, ग्राहम बैरियट इनका नाम है, और गुज़श्ता महीने अपनी फसल बर्कशायर के वॉर्ग्यू नर्सरी प्लांट सेंटर में जांच के लिए उन्होंने पेश की, और पैमाइश के दौरान उनका लगाया गया एलिफेंट गार्लिक जो है ना 3 पाउंड 13.7 आउंस वजनी और 7.5 इंच कतर का पाया गया। मैं इस चीज़ को देख के हैरान हूँ कि जो हमें 1856 के अराउंड नज़र आया था, ग्रेगर मेंडल ने मॉडर्नाइज किया था थोड़ा सा जेनेटिक्स को और एक्सपेरिमेंटेशन को क्रॉप्स की, आज वो सफ़र यहाँ तक आ गया है कि आपके पास 3 पाउंड से बड़ा लहसन आ रहा है। और आपका इसके क्लोव्स कितने बड़े होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। क्लोव्स कितने बड़े होंगे, आप मटर का दाना सोचे, वो देखें आधे बंदे के बराबर जो है वो पूरा लहसन आ रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इससे पीछे जाएं तो ये जेनेटिक्स के साथ खेलने का जो शौक है इंसान ज़ात को बहुत पुराना है, तकरीबन 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है जो फर्टाइल क्रेसेंट से उठ रही है, कि जहाँ पे फार्मर्स ने प्रैक्टिस करना शुरू की थी क्रॉस ब्रीडिंग 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट चीज़ों के दरमियान में एग्रीकल्चर के अंदर, कि ताकि वो नई क्रॉप्स बना सकें और ज़्यादा वेदर रेजिस्टेंट क्रॉप्स भी बना सकें। अनफॉर्चुनेटली 10,000 साल बाद भी पाकिस्तान कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया इसके अंदर, लेकिन मैं इस टॉपिक के बारे में रहूँगा। लेकिन हम बात तो करते रहेंगे ना, बात करते रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इदराक है, अपनी खामियों का इदराक होना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप उनको बेहतर करने के लिए काम करेंगे। और हमारा काम यही है कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको बार बार हम हाईलाइट करते रहें। लेकिन शॉर्टकमिंग्स आ जाती हैं परफॉर्मेंसेस के अंदर भी, चाहे आप एक पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप एक किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, या एक स्पोर्ट्स पर्सन है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जिसके प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से बदतरीन शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल से कर दिया है बाहर और क्वालिफाई खुद कर लिया। अमेरिकी टीम ने टूर्नामेंट से बाहर होकर जो है ना काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार भी किया, और 9वीं मिनट में बेल्जियम की जानिब से टीम जो है डी कैटलारी ने गोल किया, और 31वें मिनट में अमेरिकी खिलाड़ी टिलमैन ने गोल करके ये मुकाबला कर दिया बराबर। आपको पता है कि यूएसए के जो हाईएस्ट गोल स्कोरर है ना, उनके बारे में एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि उनको एक बैन किया गया था रेड कार्ड देकर, और ट्रंप ने कॉल की जो फीफा वर्ल्ड कप के जो इस वक्त रूहें रवां हैं, और उसके बाद उनका वो बैन हटा दिया। अच्छा, इनके कनेक्शन सारी दुनिया में चल रहे होते हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान को बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं। इस गोल के बाद, बराबर आने के बाद, अमेरिका भी पूरी तरीके से अपना जश्न मना नहीं था पाया कि बेल्जियम ने दूसरा गोल भी दाग दिया, और इसके बाद 33वें मिनट के अंदर भी डी कैटलारी ने गेंद अमेरिका के जाल में दोबारा फेंक दी, और गोल पे गोल पड़ता रहा। अब 4-1 अमेरिका हार के बाहर हुआ है और होस्ट भी कर रहा है। तो सिंपैथीज विद द फेलो अमेरिकन्स के आप लोग एंजॉय करना चाहते थे आपकी गेम, लेकिन एक अच्छा स्पोर्ट वही होता है कि जिसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया जाए। अब इसके अंदर दूसरी जानिब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक जादू जो है, यानी कि उनकी ड्रिबलिंग, उनका पास करना और उनका अगलों के डिफेंस को जो कि इम्प्रेगनेट करते हुए अंदर जाना और जाके गोल स्कोर करने, वो भी नहीं चल पाया। प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त हो गई और टूर्नामेंट से हो गए बाहर। अब मुकाबले का पहला हाफ बगैर किसी गोल के चलता रहा, जो कि हमें, मेरा दिल थोड़ा सैड होता है क्योंकि क्रिस्टियानो और मेसी दोनों बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, और मैं बड़ा हुआ उनको देखते देखते। तो जब मैं देखता हूँ कि पहले हाफ में भी कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ, मेसी की परफॉर्मेंसेस भी कुछ खास एक्साइटिंग नहीं रही थी, तो दूसरे हाफ में दोनों टीमों की कोशिशों के बावजूद गोल नहीं हो सका। खेल ने इंजरी टाइम का जो पहला मिनट है उसके अंदर खेल शुरू हुआ, तो जो हमें नज़र आया वो ये आया कि एक पार्ट हाफ एक साइड से और दूसरा पार्ट हाफ दूसरी साइड से स्ट्रगल करता रहा, क्रिस्टियानो नहीं गोल स्कोर कर पाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम जो है ना वो आउट हो चुकी है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से। पुर्तगाल आउट हो गई है, ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप था और इसके बाद वो दोबारा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ऑल्दो अल नसर के साथ वो जुड़े रहेंगे, बट जितने भी उनको चाहने वाले हैं वो बहुत अफसुरदा थे कि एटलीस्ट उनका लास्ट वर्ल्ड कप जो है ना उसके अंदर उनकी क्रिस्टियानो के पैर स्लो हो रहे हैं और मुझे दुख हो रहा है। कोई बात नहीं है, जिंदगी है, स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे ही होते हैं, स्पोर्ट्स इसी चीज़ का नाम है कि चलते रहना है और वो हमें
नज़र भी आता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मशहूर जो प्लेयर हैं स्पोर्ट्स के मैदान के अंदर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हैं सोशल मीडिया पर अगर आप उनको देखें तो। अच्छा, बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी रिलेटेड हैं इनसे, इनके बैलन डियोर्स का काउंट और फिर उसके बाद इनकी जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, देखिए जिस वक्त कोई जा रहा हो ना उस वक्त उसके बारे में ना उसकी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। जो सपोर्ट करते रहे हैं ये ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को गाजा और पैलेस्टाइन में, कहा यह भी जाता है कि उसकी वजह से बैकलैश फेस करना पड़ा, बट कहाँ नहीं करना पड़ता। लास्ट टाइम जब उन्होंने गोल स्कोर्स किया तो उन्होंने बिस्मिल्लाह 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 3 मरतबा पढ़ी और उसको वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा उठाया कि व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से। तो वो एक बंदे को बिठा कर कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाह का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं, जिसके साथ हम अपना शो भी शुरू करते हैं। मौसम के बारे में अब आपको बता देते कि मुल्क के अंदर मौसम जो है वो कैसा रहा है और आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। आज रात से बुध तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ये कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्की है, जबकि बलूचिस्तान के शिमाल और शिमाल मशरक़ी अजला में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद के अंदर शहरी सैलाब का, जिसको अर्बन इनंडेशन भी बोलते हैं, अर्बन फ्लडिंग भी बोलते हैं, फॉर दोज हू डोंट अंडरस्टैंड, शहरी सैलाब हालांकि सिंपल टर्म है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। मैं एक वार्निंग और भी देता चलूं, प्लीज़ अगर आप मोटर बाइक्स पे ट्रैवल कर रहे हैं और मोटर बाइक्स पे जाना चाहते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, तो रॉक फॉल्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी भी स्लोप से छोटे रॉक्स रोल होते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़ौरन पीछे हट जाएं उस इलाके से या तेज़ी से आगे निकल जाएं। अगर आप बहुत करीब हैं उस रॉक फॉल के अंदर, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्लो डाउन, क्योंकि बड़े पत्थर आने में टाइम नहीं लगाते। इसी के साथ सिंध में ज़्यादातर मौसम रहेगा गर्म, और जिसके वजह से हमें थरपारकर, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और चंद दीगर अजला इनके इर्द गिर्द जो हैं वो मंगल और बुध को कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश रिसीव करते हुए मिलेंगे। अगर कल की हम बात करें तो कल कुछ इलाकों के अंदर, कुछ शहरों के अंदर बारिश हुई है, जिसके अंदर हमें लाहौर के अंदर भी बहुत मूसलाधार बारिश हुई है। इसके अलावा कोहाट और थरपारकर में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मालाकंड, लोअर दीर करक में भी, जबकि मियाँ वाले खुशाब और लिया में भी बारिश हुई, जिसकी वजह से नशेबी इलाके आ गए ज़ेर-ए-आब। अब इसके ऊपर फोकास्ट भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से शहर ज़्यादा जो है बारिश की जद में रह सकते हैं या सैलाब का खतरा है। लेकिन हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ महकमा मौसमियात के एक्सपर्ट मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह आपको वेदर सिस्टम्स के बारे में बता रहे थे कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर कहाँ कहाँ से किस तरह के वेदर पैटर्न्स गुजरेंगे, जिसके अंदर बारिशों की वार्निंग भी है और फिर कहीं पे गर्मी की भी प्रेडिक्शन है। अब इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, ज़हीर अहमद बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी आयशा और मैं इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे कि कहीं पे बारिशें और कहीं पे गर्म मौसम और कहीं पे वेदर स्पेल्स और कहीं पे हीट डोम का फिनोमेना। इस वक्त पाकिस्तान के लिए करंट सिचुएशन वेदर सिस्टम्स और पैटर्न्स को लेके आने वाले दिनों के लिए कैसी वार्निंग्स हैं और कहाँ कहाँ ख्याल रखना चाहिए जाने या ना जाने का? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो जुलाई और अगस्त जो है वो हमारे पास पीक रेनफॉल पीरियड्स होते हैं, जब हमारे पास मॉनसून विंड्स जो है एंटर हो रही होती हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रेनफॉल का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया हुआ होता है। इस साल भी अभी हम जो है फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई से गुजर रहे हैं और उसकी वजह से गुज़िश्ता रात भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है और बाज़ मकामात पर तेज आंधी, खासतौर जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं उसमें तेज आंधी आई है। तो अगर हम देखें तो मॉनसून रेनफॉल्स जो हैं उनमें काफी इरेटिक पैटर्न होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स जो हैं वो हम रिसीव करते हैं। तो अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें जो हमारे सिटी सेंटर्स हैं उसके अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल हो जाए तो हमें अर्बन फ्लडिंग का जो है वो अंदेशा रहता है। इसी तरह अगर माउंटेनियस एरियाज की बात करें तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल, खासतौर जो मानसून सीजन है उसके अंदर फ्लैश फ्लडिंग और इसी तरह लैंडस्लाइड्स के जो है वाकयात जो है वो रूनुमा हो सकते हैं। और इन बिटवीन पीरियड जो होता है जब मॉनसून रेनफॉल रुक जाती है उसके अंदर हमारे पास जो हब्स की कैफियत जो है वो बढ़ गई हुई होती है, टेम्परेचर जो है वो राइज करके जाते हैं। इसी तरह अगर हम कोस्टल बेल्ट की बात करें तो कोस्टल बेल्ट के ऊपर अगर जिस तरह पिछले कुछ दिनों से कुछ साउथ वेस्टर्ली इवेंट्स जो है या समुद्र से आने वाली हवाएं कट ऑफ हुई तो टेम्परेचर जो है वो कोस्टल बेल्ट पे बढ़े हुए थे।
तो अगर वो कोस्टल बेल्ट पे टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो है वो कट ऑफ होती हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स हैं जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के जो है वो हम मॉनसून सीजन के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस हवाले से जब हम माउंटेनियस एरियाज में जब हम ट्रैवल कर रहे हो तो हमें कॉशियस रहना चाहिए रेनफॉल्स के हवाले से, उन एरियाज के हवाले से जो कि लैंड स्लाइड प्रोन है या जहाँ पे हिल टॉरेंट्स गुजर रहे हैं और वहाँ पे फ्लैशी कंडीशंस जो है वो बन सकती हैं। इसी तरह जो मेन सिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल होती है तो अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं। तो उन पीरियड्स को, उन टाइम पीरियड्स को जब वो हैवी रेनफॉल हो रही होती है तो उस वक्त कम्यूट करने से जो है हमें परहेज करना चाहिए, खासतौर पर जो मेन सिटी सेंटर्स हैं। राइट अच्छा डॉक्टर जी ये बताइएगा कि इस मरतबा का मानसून अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के मानसून से क्या मुख्तलिफ होने वाला है, या इसके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स भी होंगे जो अनएक्सपेक्टेड हैं, या फिर आपके पास वो फोकास्ट पहुंच चुकी है, आपके पास डेटा मौजूद है जो शेयर करना चाहें ताकि पिछली मरतबा जो इंतजामात किए थे उनसे मुख्तलिफ इंतजामात की अगर ज़रूरत पड़ती है इस साल तो वो किए जा सकें या लोगों को पता चल सके। इस साल जो मानसून रेनफॉल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स हैं। तो इस दफा हम ये कहेंगे कि पिछले साल तो अब नॉर्मल रेनफॉल्स हुई थी, तो इस साल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर मानसून पीरियड को देखा जाए जुलाई, अगस्त और सितंबर को, मिड सितंबर तक, तो हम बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्ट करेंगे। बिलो नॉर्मल रेनफॉल का ना होने का ये मकसद हरगिज नहीं है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो शॉर्ट पीरियड टाइम में अकर कर जाते हैं, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और अगर ओवर द पास्ट ईयर्स भी हमने देखा है कि जो मानसून का इरेटिक पैटर्न है वो काफी बिहेवियरल चेंजेस आ गई हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स जो है वो हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर हम ये देखें पैटर्न, अगर सीजनल पैटर्न देखें तो हम बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के हवाले से देखें तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक्सपेक्ट करें हम स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, टेम्परेचर राइज की वजह से, रेनफॉल्स की वजह से इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, मैं पर्टिकुलरली ग्लोफ इवेंट्स के बारे में पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल, ग्लोफ इवेंट्स हो सकते हैं जो कि टेम्परेचर राइज की वजह से भी आ जाते हैं, फिर जो स्नो बर्स्ट है उनकी वजह से आ जाते हैं। तो इन कोई भी किसी भी तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, पर्टिकुलरली ग्लोफ इवेंट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह उसके साथ जो फ्लैश फ्लडिंग कंपनी करती है ग्लोफ इवेंट्स के बाद, तो उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं, ना सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है बल्कि उनकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला और अपडेट किया सारी सिचुएशन के बारे में और वेदर के बारे में। बी केयरफुल, आप जब जाएं जहां देखें कुछ क्यूज़ होते हैं जो आपको मौसम दे रहा होता है। अगर आपको हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नज़र आ रही है और ज़्यादा देर से बादल हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हैं, ख़ुद रिसर्च भी कीजिएगा और इदारों से भी राब्ते में रहें। अच्छा, अगर हम सिचुएशंस देखें ग्लोबल लेवल पे तो ईरान ने हमारी अटेंशन ली हुई थी और फिर उसके बाद जिस तरह से चले मामलात, और पाकिस्तान के अंदर अब इंशाल्लाह ताला 14 और 15 तारीख को मुमकिन है कि दोबारा से टेबल टॉक्स शुरू हो जाएंगी। इन टेबल टॉक्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्या हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड होता देख सकते हैं। जिसकी नर्व दबी हुई है, जो पिंच हुई हुई इसकी नर्व है, वो हमारे पास मिडल ईस्ट में है। और मिडल ईस्ट के अंदर आउट ऑफ गाज़ा एक इम्पॉर्टेंट खबर जो आई है वो ये आई है कि हमास ने वहाँ पे कुछ पार्ट्स में से, एडमिनिस्ट्रेशन में से अपना हाथ निकालने का फैसला किया है। आयशा, आपको इस खबर के बारे में है आइडिया? मुझे बिल्कुल इस बारे में आइडिया है, और इस खबर को जब मैंने पढ़ा तो बहुत सारे सवाल जहन के अंदर आ गए कि वो एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि हम टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं, यानी कि इंतज़ामी मामलात जो है ना वो हम दे देंगे किसी एक ऐसी गवर्नमेंट को जो कि सिविलियंस पर या टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन वो अपने आप को असलहा नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि असलहा हमारे पास ही मौजूद रहे, क्योंकि उसके बगैर वो कोशिश नहीं कर सकते। वो जो अपना डिफेंस करना चाहते हैं वो नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तंजीम ये कह रही है कि इंतजामी इख्तियारात तो हम मुंतकिल कर देंगे, लेकिन अस्करी विंग से मुतालिक मामला जो है ना वो है एक अलग मौजू। अब बोर्ड ऑफ पीस जो हुआ था जिसपे कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था
कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी जाएगी। हाँ जी। एंड सेकंड पॉइंट ये था कि गैर मुसल्ला भी किया जाएगा हमास को। अब उसके अंदर एक पॉइंट के ऊपर तो इत्तेफाक कर लिया उन्होंने, लेकिन दूसरा पॉइंट जो वो कहते हैं कि हम गैर मुसल्ला नहीं होंगे। ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो बहुत अच्छी तरह से इन मामलात को समझते भी हैं और हमें समझाते भी हैं, एम्बेसडर इमरान अली साहब। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप दोनों कैसे हैं? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान साहब, सबसे पहले तो व्हाट डज़ इट मीन फॉर हमास के इंतज़ामी मामलात को छोड़ना और लेकिन हथियार हाथ में ही रखना, इसको थोड़ा सा समझाइए हमें, इसका क्या मतलब है? देखें, हमास उस वक्त डिसआर्म करेगी अपने आप को जब इजराइल गाजा को वकेट करेगा। वो कंडीशनल है उनका कि इजराइल ने इलीगल ऑक्यूपेशन है गाजा के ऊपर और वेस्ट बैंक के ऊपर, तो ग्रेजुअली जब इजराइल मूव करेगा तभी आप हमास से एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिसआर्म करना। जहां तक उन्होंने गवर्नमेंट को छोड़ा, ये उन्होंने एक्चुअली ब्लफ कॉल की है अमेरिकन की कि बोर्ड ऑफ पीस अगर हमारी वजह से रुका हुआ है कि हम गवर्नमेंट में हैं तो हम गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, देखते हैं हम कितना आगे जाते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स के बोर्ड ऑफ पीस के सारे क्लॉजेस की वायलेशन में इजराइल तकरीबन 70 से 80% गाजा पे कब्जा किया हुआ है और बाकी 20% में उसने तमाम पैलेस्टीनियंस को, जिनमें से 1 लाख को वो कत्ल कर चुका है, जिन बच्चों को टारगेट करके मारा गया है, तो वो सारे मजालिम, वो सारे पैलेस्टीनियंस 20%, 30% लैंड में है। सो देयरफॉर ये एक स्टेप हो सकता है हमास की तरफ से, बट नथिंग मोर। अच्छा एम्बेसडर साहब, मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ। लैंसेट मेडिकल जर्नल है, दुनिया की रिनाउंड मेडिकल जर्नल में से, उसने कहा है कि एक शख्स जो टारगेट करता है इजराइल, उसके साथ 4 इनडायरेक्ट किल्स, तकरीबन 4 इनडायरेक्ट किल्स हैं जो हो जाती हैं, 4 जानें हैं जो चली जाती हैं तकरीबन। और इस हिसाब से देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख प्लस अफराद हैं जो इस वक्त इजराइल कत्ल कर चुका है फ़िलहाल तक। अब इस बात का जिस तरह से मतलब पूछा आयशा ने कि डिसआर्ममेंट को वो कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम गवर्नमेंट में से पीछे हट जाते हैं। कल भी एक गाड़ी के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया, 4 अफराद मार दिए गए, दोबारा से किलिंग्स हुई और ये एक मामूल बन चुका है। पैलेस्टीनियंस से एक्सपेक्ट करना कि वो किसी भी तरह की, हमास से एक्सपेक्ट करना कि किसी भी तरह के हथियार डालने की तरफ आएंगे, क्या ये इन एंड ऑफ इट सेल्फ बात बता रही है कि हम नहीं करना चाहते पीस इस पार्ट ऑफ द लैंड में और ये जंग है जो चलती रहेगी? हाँ जी, बड़ा अपेरेंट है कि जो अभी डिस्कशंस हो रही हैं, जो आपने अभी फरमाया ईरान वाली, उसमें भी पहले पैलेस्टीनियन इशू पे बात होती थी, लेकिन उसमें भी इट्स ईरान स्पेसिफिक नाउ, तो इसलिए वो भी पैलेस्टीनियंस की बात अभी नहीं हो रही इस लेवल पे। ऑफ कोर्स अगर ईरान का इशू रिजॉल्व हो जाता है तो उसके बाद मिडल ईस्ट में वी कैन मूव टुवर्ड्स दैट। लेकिन जो जुल्म आपने सही कहा जो गाजा में, और लैंसेट मेडिकल जर्नल सही हो सकता है, इसका मतलब है फिगर ऑफ डेथ्स, शहादतों की बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके अलावा लबनान में ऑक्यूपाई कर लिया है, लबनान में रोज लोग मार देते हैं, तो ये इन सब चीज़ों के होते हुए ये जो टॉक्स हैं ईरान वाली, ये अगर कामयाब हो भी जाती हैं किसी सेंस में, तो अनईजी सा पीस होगा जो रोज खराब हुआ करेगा। मैं एम्बेसडर साहब एक चीज़ समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, आप किसी कमेंट से सवाल आ रहे कि हाँ इंटरनेशनल पीस ट्रीटीज़ जितनी भी हुई, जितने भी एकॉर्ड्स अभी तक साइन हुए, जितनी भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की हिस्ट्री अभी तक देख लें कि किस तरह से न्यूयॉर्क के अंदर एक सेंटर फॉर पीस इस्टेब्लिश किया गया, और हम ये तमाम चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक फ्यूचर ऐसा भी है कि जहाँ ये तमाम सिस्टम्स का कोलैप्स कुक किया जा रहा है इस वक्त? असल में कोलैप्स खुद नहीं भी किया जा रहा, तो इसलिए कोलैप्स हो रहे हैं कि मल्टीलैटरलिज्म इस अमेरिकन प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है। दूसरा, मल्टीलैटरल फोरम से नेटो की समिट टर्की में होने जा रही है। नेटो भी बिल्कुल अजीब कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। बात यह है कि जब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस भी पैलेस्टाइन में, कश्मीर में और दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तो फिर ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कह सकता है राइटली और रॉन्गली कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं तो आपको फंड कर रहा हूँ। तो जब वो मल्टीलैटरलिज्म के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो जो आप स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं वो तो गए, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स का भी कसूर है
कि उन्होंने ओवर द पास्ट 50 years और मोर क्या उन्होंने दुनिया में जस्टिस की है? नहीं, उनका कंसेंसस ही नहीं होता, मोरालिटी पे बेस्ड ही नहीं है, सिर्फ एक नेशनल इंटरेस्ट की नोशन पे है, जिसमें जो अप्रेस्ड हैं दुनिया के वो सफर करते हैं पहले भी और अभी भी। इसलिए आप सही कह रहे हैं, ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है पहले ये डिक्लाइन पे है, इस वक्त तो लग रहा है कि ये बहुत डिमिनिश हो जाएगा जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर। कमिंग बैक टू द इशू इन हैंड, हमास के बारे में कि हमास 2007 से जो इंतज़ामी कंट्रोल संभाला हुआ था, अब आपको लगता है कि जो नई टेक्नोक्रेट जो भी एक सिस्टम बनता है या कोई भी लोग आते हैं वो चला पाएंगे, और क्या वाकई में उनके पास इख्तियारात होंगे या फिर अपेरेंटली इख्तियारात उनके पास है और पीछे से बिल्कुल हमें वो पाकिस्तानी इनकलाब की तरह कुछ नज़र आएगा मामला? अच्छा, बात यह है ना कि वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट किस एरिया पे जाएगी, वो तो जो प्लान था उसके अंदर तो इजराइल का विड्रॉल था टू अ वेरी स्मॉल पीस इन गाजा, जहां वो सिक्योरिटी की वजह से होते, उन्होंने तो उसके अगेंस्ट गाजा को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अगर वो इसराइल के ऑक्यूपेशन में, ठीक है, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती है उस छोटे से लैंड के ऊपर जहाँ हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन की शदीद प्रॉब्लम्स है, तो फिर इसराइल को जाना पड़ेगा वापस। तो अगर तो इसराइल चला जाता है तो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट का चांस है, अगर इसराइल वहीं रहता है और अपनी किलिंग्स करता रहता है तो उन टेक्नोक्रेट्स ने किस चीज को गवान करना है? देयर इज नथिंग टू गवान देयर। तो ये जो अब स्टेप लिया गया है हमास की तरफ से, आपको लगता है कि ये बोर्ड ऑफ पीस और उसमें जो पॉइंट्स डिस्कस हुए थे उनको थोड़ा आगे लेकर चलेगा, या फिर अभी मामला वहीं पर अटका? स्टेटस में पूछना चाह रही हूँ बेसिकली, कुछ आगे बढ़ेगा इसके बाद? नहीं, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं कि हमास जब गवर्नमेंट से निकल जाएगी, एटलीस्ट अब बाकी दुनिया की गवर्नमेंट्स मिडिल ईस्ट की वो कह सकेंगी कि भाई देखो हमास निकल गई है, तो ये जो एक्सक्यूज तुम्हारे पास था कि आप गाजा से नहीं जा रहे थे ना, हमास और हमास डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आई थी जब आए थे, तो इसलिए इट माइट पुश द प्रोसेस फॉरवर्ड, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस बिल्कुल ब्लॉक्ड है, कहीं से नहीं आगे जा रहा। बट दिस माइट बी वन माइनर पॉजिटिव पॉइंट जिसकी वजह से रुका था। ये भी बता दूं आपको कि हमास की लीडरशिप ईरान से मिल के आई थी एक दिन पहले, तो ईरान ने जरूर कहा होगा कि आप ये तो चांस दें इनको ताकि हम इनकी ब्लफ कॉल कर सकें बोर्ड ऑफ पीस की। राइटली सो। अगर हम 87 से देखें अभी तक, तो फर्स्ट इंतफादा के बाद हमें नजर आता है कि हमास कहीं नहीं गई, हमास हमेशा ब्रेक पे रही है। एक छोटा सा सवाल मैं कर लूं इमरान साहब आपसे। ट्रंप ने कहा था कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये यूएन का ऑल्टरनेट हो सकता है, उन्होंने एक ऑल्टरनेट के तौर पे पेश किया था। मुख्तसरन आपको लगता है ऐसा? बोर्ड ऑफ पीस इज प्रैक्टिकली डेड राइट नाउ, उसने क्या किसी को ऑल्टरनेट पर? यूएन के भी वैसे कुछ ऐसे हालात है, लेकिन थैंक यू सो मच इमरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और एनालिसिस सारी सिचुएशन के ऊपर हमारे सामने रखने के लिए। बोर्ड ऑफ पीस और जो पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, स्पेशली गजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अंदर एक छोटी सी पेशरफ्त हुई है कि हमास जो है उसने कहा कि ठीक है इंतज़ामी कंट्रोल आप टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर दें, लेकिन हम गैर मुसल्लह नहीं होंगे। लेट्स सी अब इसके ऊपर आगे क्या किया जाता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। हाय जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और हम अगर आगे बढ़ने की और फ्यूचर में बढ़ने की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत कुछ है जो चेंज करना है कि ताकि ये सोसाइटी कंफर्टेबल बने और ये सोसाइटी इखलाक वाली बने और ये सोसाइटी तमीज़ वाली बने, और हमारी ज़िंदगी के जो नेचुरल कॉजेज़ हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो नेचुरल इश्यूज़ हैं उनको उसी नेचुरल तरीके से डील किया जाए जिस तरह से खुदावंद आलम ने उनको बनाया है। अब इस इशू को हाईलाइट किया पाकिस्तान की एक बहुत बासलाहियत और काबिल हमारी बहन है उन्होंने, और इसको इंटरनेशनल स्टेज पे यानी कि एशियन स्टेज तक लेके गए। मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा इसके बारे में, मैं चाहता हूँ कि आयशा भी बात करें, और मेरा तो दिल इस वजह से खुश होता है क्योंकि खुद दो बेटियों का बाप हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि हमारी ख़वातीन जाके कुछ जीत के या पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ रही हैं पॉजिटिव लाइट में, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। आयशा, सो व्हाट्स द न्यूज़? न्यूज़ ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में बात करना ममनू समझा जाता है। माहवारी जस्टिस की बानी है बुशरा माहनूर। उन्होंने ये किया है कि जनाब उन्होंने कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड फॉर एशिया 2026 जीत कर पाकिस्तान का नाम किया है आलमी सतह पर रोशन, और ये एजाज़ उन्हें तालीम,
समाजी इंसाफ के लिए की जाने वाली जितनी भी खिदमात हैं उसके एतराफ़ में दिया गया। इस साल 56 ममालिक से तकरीबन 1000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से बुशरा मानूर को एशिया की फ़ातेह मुंतखब किया गया है। और कामयाबी की एक और ख़ास बात यह है कि वो ये एज़ाज़ हासिल करने वाली सिर्फ चौथी पाकिस्तानी और दूसरी पाकिस्तानी खातून है, जबकि 6 बरस बाद ये एज़ाज़ दोबारा पाकिस्तान के हिस्से में आया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्पेशली जब हम बात करते हैं किसी भी खातून के बारे में और उनके उन इशूज़ के बारे में जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते या फिर उनको टैबू समझा जाता है, उसके बारे में अवेयरनेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि कहाँ पर जस्टिस नहीं हो रहा है, कहाँ पर ख़वातीन को किन चीज़ों की ज़रूरत है या फिर उनकी हेल्थ इससे किस तरह से जुड़ी हुई है। ये बुशरा की तरफ से बहुत इसके बारे में बात की गई है। हमारे साथ बुशरा मानूर खुद मौजूद हैं, उनकी तरफ जाते हैं और सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद भी देते हैं और वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? बुशरा। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बुशरा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन, ये अवार्ड जो आपने जीता है, कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड, क्या मानी रखता है ये आपके लिए? हमारा मकसद यही है कि हम सब लोगों के लिए सेफ मेंस्ट्रुएशन को इंश्योर कर सकें, रिगार्डलेस ऑफ देयर सिचुएशन, रिगार्डलेस ऑफ वेयर देयर बेस्ड। कमर्शियल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। और हम अक्सर देखते हैं जब भी हम काम कर रहे होते हैं और इवन व्हेन वी स्टार्टेड महवाई जस्टिस, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर बैकलैश आता है क्योंकि लोग समझते हैं ज़रूरी नहीं है। और वो सेंटिमेंट कहाँ से आता है? क्योंकि अभी तक हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इन प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई किया जाता है एज लग्जरी आइटम्स और उनके ऊपर लग्जरी टैक्स लगाया जाता है। तो अवाम भी यही सोचते हैं कि क्या ये वाकई ज़रूरी नहीं है और क्या ये वाकई एक ऐशो इशरत की चीज़ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रिसेंटली जो एक मूव हमने देखा है कि इस टैक्स को रिमूव करने का, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा बुशरा, टैक्सेस का तो एक इशू है कि एक चीज़ है कि जिसकी आपको ज़रूरत है, एक बेसिक बुनियादी ज़रूरत है और उसके ऊपर टैक्सेस हैं चीज़ों के ऊपर। इसके साथ अगर हम टॉपिक एज अ टॉपिक माहवारी के बारे में बात करें तो सेफ स्पेसेस नहीं है ख़वातीन के लिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ख़वातीन के लिए, हमारे पास काफ़ी इश्यूज़ हैं जो इससे रिलेटेड हैं। इतने कॉम्प्लेक्स मिशन को स्टार्ट करने का, आगाज़ करने का जो ख्याल है, इसको कैसे आया आपको? एक कैंपेन हमने सोशल मीडिया के ज़रिए चलाई और हमारा मकसद यही था कि जो सैलाब ज़रदगान हैं 2022 के सैलाब के अंदर, उन तक सेफ पीरियड सप्लाईज़ को पहुंचाया जा सके। और उस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा बैकलैश आता था कि ये तो ज़रूरत की अशिया नहीं है, ये तो शर्म की बात है, इसको खुलेआम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वही तो शर्म है और ये वही तो एक टैबू हमने बनाया हुआ है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज जो हमारे यहाँ हमारे माशरे में पीरियड्स नॉर्मलाइज होते हैं, राइटफुली सेड बाय यू कि बिल्कुल सेफ पानी का जिस तरह का मसला है, अगर उसी तरह से हम इसको डील करते तो हम इसके बारे में बहुत ही बेहतर सॉल्यूशंस निकाल सकते। अच्छा, ये खातून ही अच्छी तरह समझ सकती है क्योंकि जब उसको खुद गुजरना पड़ता है तो उसको एहसास होता है कि भाई ये अगर आप लोगों के लिए शर्म की बात है तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसी जैसे हम सांस ले रहे हैं, बिकॉज ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है मामला और इसके बारे में बात करने में फिर आपको शर्म क्यों बहुत ज़्यादा महसूस हो। बुशरा, थैंक यू सो मच, गॉड स्पीड, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, ताकत दे, आप इसी तरह के मिशंस को लेकर आगे चलती रहें और अवेयरनेस जो है ना वो लोगों को देती रहें, ताकि ये जो शर्म लिहाज जो कि उन मामलात के ऊपर होना चाहिए जिसके बारे में बात नहीं की जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई ये तो ना, या फिर विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी जाती है, इस तरह के मामलात के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इन मामलात के ऊपर हमें बात करनी ज़रूरी भी है और अवेयरनेस भी ज़रूरी है। हम लोग ख़वातीन पे होने वाले जो जुल्म है उनके बारे में हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी मैंने अभी तक कोई ऐसी मूवमेंट नहीं देखी। और मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि आप लोग जब तंजीमें बनाते हैं, जब आप लोग प्राइवेट ग्रुप्स बनाते हैं, तो लड़कों की तरबियत के बारे में भी कोई कैंपेन चलाएँ। सिर्फ इस चीज़ के बारे में कैंपेन ना चलाएँ कि उठें खड़े और आवाज़ बुलंद करें अपने लिए, क्योंकि दूसरी साइड पर जो क्रिमिनल है, कसूर उसका है कि वो क्राइम कमिट कर रहा है। और हम लोग जब तक लड़कों को अपनी सोसाइटी के अच्छी तरीके से एक अच्छे मर्द वाली तरबियत नहीं देंगे कि उन्होंने किस तरह से एक बासलाहियत इंसान बनना है जो कि गैरत और इज्जत को मद्देनजर रखे, तो तब तक इशूज सॉल्व नहीं होंगे। बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, नाजरीन वापस आते हैं तो दोबारा होती है मुलाकात और कुछ ऐसे फैक्ट्स साइंटिफिक आपके लिए लेके आए हैं कि जो आपकी हेल्थ के लिए और आपके जिस्म की बीमारियों के लिए अच्छे भी हैं और उनको खाना इस्तेमाल करना बड़ा टेस्टी भी है। साथ रहिएगा, दूसरी तरफ होती है मुलाकात। आज वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जा रहा है और क्योंकि चॉकलेट हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो हमने सोचा कि इसके जो मज़ीद फ़वाइद हैं ना, उनसे जुड़े हुए जितनी भी ख़बरें हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो भी हम आपके सामने रख दिए।
तो चॉकलेट सिर्फ जायके तक महदूद नहीं है जैसे कि हमने आगाज़ में बात की थी, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। स्पेशली जब मैं वेट लूज़ कर रही थी और आपको स्वीट टूथ होता है ना, कभी कभी क्रेविंग होती है, तो मुझे जो न्यूट्रिशनिस्ट थी उन्होंने कहा था कि आप डार्क चॉकलेट थोड़ी सी ले सकती हैं, तो वो मैं ले लेती थी। लेकिन ये है कि डार्क चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट के अंदर फ़र्क है कि मिल्क चॉकलेट ज़्यादा मज़े की लगती है, डार्क चॉकलेट से मुँह कड़वा हो जाता था। बट अगेन डार्क चॉकलेट से एटलीस्ट आपके वो स्वीट टूथ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके फ़वाइद मुज़म्मिल साहब वो जानने हैं हमने कि क्या क्या है। और फ़वाइद मैं आपको बताता हूँ। फ़वाइद चॉकलेट लोडेड है फ़वाइद से, लेकिन हमारी इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि सिर्फ चॉकलेट ही आपकी सेहत के लिए अच्छी है और ये आपके मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। डार्क चॉकलेट के अंदर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं और इनसे होता क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आपकी बॉडी में आप अच्छी इंटेक है एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ यानी कि स्वेलिंग, जोड़ों का दर्द और इन चीज़ों के अंदर आपको नुमायां कमी महसूस हो सकती है। स्किन भी अच्छी होती है। इसी के साथ आपके जो ब्रेन एक्टिविटी है उसके लिए चॉकलेट बहुत अच्छा है। और सेरोटोनिन के बारे में आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता चलूँ। गट मेजरली एक बहुत बड़ा पोर्शन प्रोड्यूस करती है सेरोटोनिन का, कुछ पार्ट दिमाग की तरफ से भी आता है, और सेरोटोनिन आपको खुश करने वाला हार्मोन होता है, तो वो खुश करने वाला हार्मोन भी पैदा करवाती है चॉकलेट। लेकिन डार्क चॉकलेट की बात हो रही है, चीनी से भरी हुई जो चॉकलेट फ्लेवर दे के चॉकलेट बना दी जाती है, चॉकलेट के नाम पे बेची जाती है, इसकी बात नहीं हो रही। तो मेरे लिए ये फैक्ट बड़े मज़े का है और यही सवाल लेकर मैं जाना चाहूँगी। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट सारा अली फारूक साहिबा मौजूद हैं। सारा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कि खुशी पैदा करने वाले हार्मोन्स जो है ना वो पैदा करती है चॉकलेट, तो इसका मतलब है कि हमारा अगर कोई दोस्त या घर में कोई उदास बैठा हुआ है, हम जाकर उसको चॉकलेट देंगे तो क्या पक्की गारंटी है कि वो खुश हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। चॉकलेट जिन्हें पसंद है उनका देखा गया है कि उनकी मूड एलिवेशन में और उनका थोड़ा सा इंजॉयमेंट में इसका रोल है। ऑफ कोर्स ऐसे भी लोग हैं जिन्हें चॉकलेट पसंद ही नहीं है, तो वो हो सकता है आपसे और नाराज हो जाएं कि वो कहें कि हमें चॉकलेट ही ऑफर कर दिया आपने, तो नो डाउट इस किस्म का तो है ताल्लुक। राइट, तो बताइए फिर चॉकलेट के बारे में कि किन किन चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है। जी, चॉकलेट बेसिकली हमें देखना होगा कि कोको बीन्स से बनती है। कोको बीन्स के ना दो बेसिक वो चीजें हैं कि एक तो कोको बटर और कोको सॉलिड्स। कोको सॉलिड्स जो है दैट इज फुल ऑफ फ्लेवोनॉल्स। फ्लेवोनॉल्स एक ग्रुप है एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स का कह लें, एंटीऑक्सीडेंट्स का कह लें, जो कि बेसिकली आपके बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएटेड वेजोडाइलेशन भी करती है किसी हद तक। मतलब आप ये देख लें कि ब्लड प्रेशर लोअरिंग उसमें एक सलाहियत होती है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स का देखा गया है कि वो तकरीबन 2 mmHg बीपी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए लो हो जाता है। अच्छा, अब तो ये बात होगी। दूसरा इसका फायदा डार्क चॉकलेट का खास तौर पे ये है कि ये एंटी कैरियोजेनिक भी है। जैसे कि आजकल डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एनेमल के, सेंसिटिविटी के, कैविटीज के, तो उसके अंदर देखा गया कि तकरीबन 60% ज्यादा कोको सॉलिड्स जिसमें होंगे, जो डार्क चॉकलेट है लेस स्वीटेंड, वो ली जाए तो आपके टूथ एनेमल को प्रोटेक्ट करने में और थोड़ा सा आपकी जो ओरल एनवायरनमेंट है इसको बेहतर करने में मददगार साबित होता है। अच्छा, इसमें अब लेकिन डोजेज हमें देखनी होगी, चाहे वो टेस्ट के लिए है या ब्लड प्रेशर लोअरिंग, कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। दूसरे ये कि फ्लेवोनॉल्स जो है वो एप्पल, बेरीज और टी वगैरह में भी पाए जाते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आपने सारा कुछ चॉकलेट से लेना है। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक 10 to 20 ग्राम्स डेली, यानी आप तकरीबन समझ लें कि 3 जो क्यू स्क्वायर्स नहीं होते चॉकलेट के, 3 स्क्वायर्स डेली, और वीकली आप 4 से 5 स्क्वायर्स अगर 3 से 4 दिन ले लें तो वो भी ले सकते हैं। और उसमें देखा गया है कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट भी है, एंटी कार्डियोजेनिक भी है। लेकिन अगेन प्रेग्नेंट विमेन को देखना होगा क्योंकि इसमें कैफीन भी है, तो 200 mg है, उनकी हाफ है उनकी रिक्वायरमेंट कैफीन की, तो वो देख लें कि पूरा दिन वो क्या ले रही हैं। फिर जिनको बैकवर्ड फ्लो का मसला है, गर्ड का, वो देख लें, कुछ लोगों को ट्रिगर कर जाती है चॉकलेट एंड कैफीन वगैरह, तो वो ना लें। इसके अलावा जिन लोगों को ये मिग्रेन, कुछ लोगों को मिग्रेन इससे ट्रिगर कर जाता है, तो वो देख लें कि वो उन्होंने नहीं लेना। बाकी नॉर्मल चॉकलेट है या ये दोनों चॉकलेट्स के लिए जो हमारे पास स्वीटेंड मिल्क चॉकलेट आती है और डार्क चॉकलेट, ये दोनों के लिए दिस होल्ड्स ट्रू या फिर ये सिर्फ डार्क चॉकलेट की बात कर रहे हैं आप? रिकमेंडेशन डार्क चॉकलेट, लेकिन ये एक ही बात है, मिल्क चॉकलेट में भी अगर तो प्रॉपर कोको बीन्स ही हैं तो वही चॉकलेट है। हाँ, उसमें दैट इज लोडेड विद शुगर एंड फैट एज वेल, वो हमें देखना होगा। तो इसलिए मिल्क चॉकलेट थोड़ा सा कोई इतनी रिकमेंडेड तो नहीं होती, आपने कभी कभार थोड़ी बहुत खानी है तो खा लें। बाकी जो फवाइद हैं वो एक ही जैसे हैं, चॉकलेट बेसिकली के हैं और कोको सॉलिड्स
टेक्निकली ज्यादा, क्योंकि डार्क चॉकलेट में ही होगी तो ज्यादा फवाइद होंगे, आपके फ्लेवोनॉल ज्यादा मिल जाएंगे। इसी तरह ठीक है। ऑक्सिलेट स्टोन्स जिनका प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन्स जो कि ऑक्सिलेट से बने हैं, तो ये हाई ऑक्सिलेट फूड में आता है चॉकलेट, तो वो थोड़ा सा प्रिवेंट कर लें। लेकिन वो भी अगर नेशनल किडनी फाउंडेशन के लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने स्ट्रिक्ट नहीं किया इसे कि बिल्कुल प्रोहिबिट करें, कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन दे हैव टू चेक ऑन इट कि वो और कितने सोर्स ले रहे हैं फिर ऑक्सिलेट के। अच्छा सारा, ये आपने बात की कि डार्क चॉकलेट जो है ना वो एनेमल आपके दांतों का उसको महफूज करती है, उसके लिए अच्छी है। बच्चे जब चॉकलेट्स खा रहे होते हैं तो हमें बच्चों के दांत नजर आते हैं, वो जी करोड़ हो जाते हैं, हाँ सारे जी, वो खराब हो जाते हैं, ऑल दो वो टूट जाने होते हैं, तो पेरेंट्स इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते। बट अगेन उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि अगर बच्चा चॉकलेट खा रहा है ज़्यादा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिल्क चॉकलेट ही होती है जिसमें शुगर्स बहुत ज़्यादा है, वो फिर कैसे अपने दांतों को ठीक रखे चॉकलेट खाते हुए? अच्छा, बच्चे आमतौर पे डार्क चॉकलेट नहीं खा रहे होते, वो मिल्क चॉकलेट खा रहे होते हैं, और उससे बिल्कुल जो दांतों का प्रॉब्लम होता है दैट इज नॉट ड्यू टू द कोको सॉलिड इन दैट, वो बेसिकली चीनी और फैट से हो रहा होता है। इसीलिए डार्क चॉकलेट की भी लिमिट है कि 10 to 20 ग्राम्स, क्योंकि कोको बटर तो उसमें भी है एंड दैट इज नॉट न्यूट्रल ऑल द टाइम, वो आपको एक सैचुरेटेड फैट भी दे रहा है। खैर, दांतों की जहां तक बात है, उससे शुगर का मसला है कि आप जब बच्चा चॉकलेट खाता है, मिल्क चॉकलेट या कोई भी कैंडीज, तो खाने के फौरन बाद उसका माउथ रिंस कराएं पहले, तो उसके बाद ब्रशिंग करवाएं, तो उससे काफी हद तक बेहतरी हो जाएगी। दूसरे, ऑल द टाइम पूरा दिन आप थोड़ा थोड़ा करके जो खा रहे हैं ना, वो दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दांत को जो उसका स्लाइवा है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो न्यूट्रलाइज कर सके अपनी पीएच, वो एक एसिडिक मीडियम में है जिसकी वजह से टूथ इरोजन हो रही होती है। तो आप ये कर सकते हैं कि उसका एक टाइम है, सपोज अगर बच्चा जो है वो स्नैक टाइम में अगर कोई मीठा ले रहा है तो वही टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे लॉलीपॉप है या इस तरह की चॉकलेट लिकिंग टाइप की चीज है, वो बेहतर नहीं है बनिस्बत एक ही दफा च्यू करके खा लेना, तो वो बेहतर है। तो इस तरह की प्रेफरेंस करने लग जाएं। जैसे लॉलीपॉप्स वगैरह बिल्कुल दांतों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यू कीप ऑन लिकिंग इट और इतनी देर तक आप अपने माउथ को एक एसिडिक मीडियम में रख रहे होते हैं। देखें कि फास्टिंग जो है वो कितनी अच्छी चीज़ है इस मुनासबत से अगर देखा जाए कि आपको ब्रेक मिलता है, आपके बकल कैविटी को ज़रूरत होती है अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की, और जो कि आपको अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन चॉकलेट रिलेटेड कि क्या चॉकलेट्स हमारे पास ओरिजिनल चॉकलेट्स जो मार्केट में मौजूद हैं, एक्सेसिबल हैं, ये जो फैक्ट्स आपने बताए हैं, डू दीज होल्ड ट्रू ओनली फॉर दोज चॉकलेट्स, या फिर अक्रॉस द बोर्ड जो हमें मिल जाती हैं इजीली अवेलेबल हर दुकान पे हर जगह पे, इनमें डिफरेंसेस हैं जो ज़ाहिर बातें हैं? और आप क्या देखते हैं जो आपके पास पेशेंट्स या बच्चे आएँ ओबेसिटी से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड, कि कितना पार्ट चॉकलेट प्ले कर सकती है मामला ख़राब करने में? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये ना जहाँ फ्लेवोनॉल्स इस तरह की बातें होती हैं तो अभी तक हमारे लेबल में ये मेंशन नहीं होता इतना। प्रॉब्लम ये है कि बहुत ऑसिलेट करता है। इवन जब ये आप डेटा उठा के देखें तो चॉकलेट में फ्लेवोनॉल कंटेंट कितना है ये इतना वेरी कर रहा होता है कि आप एक ही सर्विंग साइज जो 20 ग्राम्स का मैं कह रही हूँ ना, हो सकता है किसी को 10 mg फ्लेवोनॉल मिल रही है और किसी को 360 600 तक भी जा रही है। इतना वेरिएशन है, क्योंकि अब तो इंटरनेशनली तो फ्लेवोनॉल एनरिच्ड कोको पाउडर भी और चॉकलेट्स मिलने लग गई हैं, जो कि एक ही सर्विंग से आपको आपके पूरे दिन का फ्लेवोनॉल भी दे सकती है, जो तकरीबन 400 mg इज इनफ टू हैव अ गुड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। अब जहां तक आपने बात की ना कि जो हमें मिल रही है वो काफी हद तक चॉकलेट है भी नहीं, जो बहुत आपको सस्ती मिल जाती हैं, बड़े अननोन से ब्रांड्स हैं, तो ये होता है कि वो शुगर को ही ना कैरेमलाइज करके काइंड ऑफ फज सा बना के दे देते हैं, या वाइट चॉकलेट तो कोई सी भी हो तो उसमें आप फ्लेवोनॉल्स नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली आपको कोको सॉलिड नहीं, उसमें सिर्फ कोको बटर है, शुगर है, तो वो मिल्क है, तो वो तो चॉकलेट का वो आपको दे ही नहीं रहा फायदा। तो ये हमें देखना होगा कि अच्छा सारा, देखिए ना, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है कि हम चॉकलेट खा रहे हैं या बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। सारा हमारे साथ मौजूद थी और सारा ये कह रही हैं कि अगर आप मॉडरेट अमाउंट कंज्यूम करेंगे, थोड़ी चॉकलेट खाएंगे और वो भी डार्क चॉकलेट, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप उसको ज़्यादती करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, तो डेफिनेटली वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे फ्लेवोनॉल्स का इशू था और फ्लेवोनॉल्स का इशू सर्विंग टू सर्विंग भी भाई देखिए बहुत मुश्किल बातें करते हैं, मुझे नहीं पता फ्लेवोनॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सारा, हमें हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी कि किस तरह से आप चॉकलेट को कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जी, क्रिकेट की अभी हमने थोड़ी सी बात करनी है और बहुत अरसा हो चुका है
है कि क्रिकेट के बारे में हमने कोई बात नहीं की है, तो क्रिकेट के अंदर एक डेवलपमेंट आई है। हमारी क्रिकेट टीम की क़यादत जो है वो हमेशा से हम जानते हैं कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है और सिलेक्शन के ऊपर बहुत बात की जाती है, लेकिन एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आई मीन बाबर आजम जो हैं उनको एक मरतबा फिर से अनाउंस कर दिया गया कि वो टेस्ट टीम की कैप्टेंसी करेंगे। बाबर आजम को हटाया गया था कैप्टेंसी से माजी के अंदर के उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है और वो बहुत ज़्यादा कामयाब कप्तान साबित नहीं हो रहे हैं, चाहे टेस्ट हो या वनडे हो। अब हमें नज़र आया कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हुई है तो दोबारा से उनको कैप्टेंसी दे दी गई है। सवाल जो है वो मेरा ये है कि कैप्टेंसी देने का या फिर एक कैप्टन को लगाने का क्राइटेरिया क्या होता है? क्या अच्छी परफॉर्मेंस ही सिर्फ क्राइटेरिया, या फिर इसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी देखना पड़ेगा, या फिर ये भी देखना पड़ेगा कि वो प्रेशर को मैनेज किस तरह से करता है, कैप्टनसी का प्रेशर एट द सेम टाइम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर रखने का, इन दोनों के दरमियान बैलेंस कर पाता है या नहीं कर पाता? तो ये ज़रा आज हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि बाबर आजम ने खुद कहा था कि मैं बैक ऑफ कर रहा हूँ इस कैप्टनसी के रोल से क्योंकि मेरी बैटिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। तो जब दोबारा हम उनको इतनी कॉम्प्लेक्स टीम्स के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ है, इंग्लैंड है, तो हम लोग लेके आ रहे हैं फॉर्मेट्स में एज ए कैप्टन, इनको क्या गारंटी है कि जो बाबर आजम अपनी बैटिंग पे फोकस करके और हमारे दिलों को खुश कर देते हैं जब वो बैटिंग में परफॉर्म करते हैं आके, कि उनकी वो बैटिंग, वो मज़ेदार अग्रेसिव स्टाइल उनका हमें फिर से इम्पैक्ट होता हुआ नज़र ना आ जाए कहीं के कैप्टनसी के प्रेशर में बैटिंग जो कि है वो नहीं ठीक तरीके से कर पा रहे। अब इन इशूज़ को और पाकिस्तान की कैप्टनसी के इशू को खुसूसी तौर पे एक तरफ हमारे पास सीजन प्लेयर्स हैं, दूसरी तरफ जूनियर प्लेयर्स हैं, और ये जो प्लेयर्स के बीच में एक डिफरेंस है, बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स और जूनियर प्लेयर्स, इनके इम्तजाज पर मुश्तमिल जो टीम है उसको मैनेज करने का एक स्किल आर्ट और फिर एक टेंशन होती है जिसमें से गुजरता है कैप्टन क्रिकेट टीम का। तो इन चीज़ों को और इन डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बाबर आजम हमें तो पसंद हैं, आपको भी पसंद होंगे। बाबर आजम को दोबारा से कैप्टनसी पे लेके आने का जो फैसला है, ये आपको क्या लगता है कि बाबर आजम की बैटिंग के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं? देखिए, ये जो अभी मैंने आपकी कन्वर्सेशन सुनी है और जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं, अगर ये क्वेश्चन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया प्रेस ब्रीफिंग होती है जहाँ पे आपकी पूरी सिलेक्शन कमेटी बैठी होती है, अगर हमारे ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इस तरह के वैलिड क्वेश्चन उनके सामने रखे तो शायद पूरी कौम इस मखमसे से बाहर आ जाए और उनको एक जेन्युइन जवाब मिल जाए कि किसको किस परफॉर्मेंस पे कैप्टन बनाया जाता है, कौन सी परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन होती है, कैप्टन क्राइटेरिया क्या, कैप्टन बनाने का आपका ग्रास रूट क्राइटेरिया क्या, आप अगर ग्रास रूट पे कौन से लोगों को आप ऐसे डेवलप कर सकते हैं जो कि जिनमें एबिलिटी होती है, जिनमें नेचुरल एबिलिटी होती है लीडरशिप की, और कौन से ऐसे लोग हैं कि जो कि अच्छे प्लेयर्स होते हैं मगर उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कैप्टनशिप की या लीडरशिप करने की। अब बात ये कि देखिए, बाबर आजम को 2023 में जब निकाला गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तीनों फॉर्मेट का इसको कैप्टन बनाया हुआ था, तो उस वक्त जेन्युइन इश्यूज थे क्योंकि 2023 में हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जा रहे थे, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि एक प्लेयर्स एजेंट थे साया कॉर्पोरेशन के जिनके अंडर कोई मेरा ख्याल है कि 15 प्लेयर्स थे जो करंट टीम के थे, उन्होंने साइनिंग की हुई थी और उस वक्त प्लेयर्स ने ये सवाल उठाया था कि हमारे पैसों में इजाफा किया जाए, हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए जाए, हमें ये फ़ायदे दिए जाए, तब जाके हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलेंगे। मगर उसके बाद फिर जो हमारे एक सिलेक्टर लगाए गए थे, चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक साहब, वो दरमियान में कूद पड़े, उन्होंने कोई मीडियाकर का रोल अदा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त के चेयरमैन के दरमियान और प्लेयर्स के दरमियान। प्लेयर्स को बेशुमार उन्होंने माली फ़ायदे के दिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, और पाकिस्तान टीम चली गई वर्ल्ड कप खेलने और पहले राउंड से ही इनका एग्जिट हो गया, सारे मैचेस ही वहाँ पे हार गया, बुरी परफॉर्मेंस रही। वापस आए तो बाबर आजम को सैक कर दिया गया इस वनडे की कैप्टनसी से। फिर T20 के लिए हमने डिफरेंट वहाँ पे चले गए अमेरिका में, वहाँ पे हमारा पहले राउंड से एग्जिट हो गया, फिर वापस आए चैंपियन ट्रॉफी से एग्जिट। तो हम पिछले 5-4 साल में कुछ 6-8 कैप्टन चेंज कर चुके हैं। एक साल में किसी को बनाते हैं, दूसरे साल में उसको चेंज कर देते हैं, एक फॉर्मेट में किसी को बनाते हैं, जिसकी जगह नहीं बन रही होती उसको उस फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाता है और फिर अगले साल उसको भी चेंज कर दिया जाता है। दोनों पूछ रहे होते हैं, अवाम भी पूछ रही होती है कि इसको बनाया क्यों पहले, फिर अवाम पूछती है कि इसको बदला क्यों है, और इसका कोई जवाब नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। तो ये एक म्यूजिकल चेयर है जो चल रही है
और आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। इसका जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका सबसे पहले तो जरा हमें ये समझाइए, क्योंकि वी आर नॉट क्रिकेटर्स, आप क्रिकेटर रह चुके हैं, आप बेहतर अंदाज में हमें बता सकते हैं क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी को भी कैप्टन बनाने का। क्या उसकी परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी है तो उसको बना देना कैप्टन ठीक रहेगा, या फिर कैप्टन जो है वो लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बहुत बेहतरीन ना भी हो, मीडियोकर भी हो, तब भी चल जाएगा? प्लीज़ थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। या तो एक तो आप जेन्युइन अगर आपने पाथवे को फॉलो करना है तो फिर तो आपको जो कैप्टन है उसको तैयार करना होगा राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। जब आप पाकिस्तान की अंडर 19 टीम बनाते हैं तो आपको उसका एक कैप्टन लगाते हैं। आपको पता है कि कौन सा बच्चा है जिसको बात करनी आती है, मीडिया हैंडलिंग आती है, जिसको टीम को लीड करना आता है, जिसके अंदर नेचुरल लीडरशिप एबिलिटीज होती हैं, और तो आप उसको ग्रूम करते हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम। फिर उसको फर्स्ट क्लास पे लाया जाता है, फिर डिपार्टमेंट में लाया जाता है, कैप्टन ग्रूम किया जाता है, फिर पाकिस्तान ए टीम का कैप्टन बनाया जाता है, फिर आगे लाया जाता है ग्रेजुअली। और हमारे अनफॉर्चुनेटली इस तरह का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि जो हमारी नीचे वाली क्रिकेट है किसी को नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब जो पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम ये आ जाता है कि देखें कि इंटरनेशनली कई ऐसे टॉप क्लास प्लेयर्स थे जिनकी मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि जिस तरह जैक कैलिस थे, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, सचिन तेंदुलकर थे, अरविंदर डिसल्वा थे, ये टॉप क्लास प्लेयर रहे हैं, मगर एज ए कैप्टन ये फ्लोरिश नहीं कर सके और ना ही सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज कैप्टन की नहीं थी। इसलिए ये सवाल तो सिरे से खत्म हो जाता है कि अगर आप प्लेयर बहुत अच्छे हैं तो आपको कैप्टन बनाना बिल्कुल ठीक रहेगा, आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहेंगे। ये बिल्कुल इस पे कोई हकीकत नहीं है कि अच्छा प्लेयर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी और वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये हम पास्ट के एग्जांपल से इसको देख चुके हैं कि इस तरह नहीं होता। अब दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है कि या आपने डेवलप भी नहीं किया हुआ, कोई पूरी दुनिया में होता है कि उनको हमें पता होता है कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या जो इंडिया है वो अंडर 19 या 18 या डोमेस्टिक लेवल से किसको डेवलप करके ला रहे हैं और वो आगे फ्यूचर कैप्टन कौन होगा। हमारे किसी को नहीं पता, हमारे ओवरनाइट कैप्टन बदल दिया जाता है, जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही होती सडनली वो आके कैप्टन बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो लास्ट वर्ल्ड कप खेले हैं T20 का श्रीलंका में, उसमें हमने उसको कैप्टन बनाया सलमान आगा को, उसकी T20 फॉर्मेट में जगह ही नहीं बन रही थी। अभी हम बाबर आजम को हम दोबारा कैप्टन बना के लाए हैं टेस्ट टीम का, और आप 3 साल में आप देखें कि बाबर आजम ने 1 सेंचुरी भी स्कोर नहीं की हुई, और ग्राफ उनका कैप्टन को नहीं पता होता कि रखेंगे या उसको तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम चेयरमैन पीसीबी को भी नहीं पता होता कि वो रहेंगे या उनको ओवरनाइट तब्दील कर दिया जाएगा। एक ना छोटी सी बात है जो मेरे रफ साहब की बात सुन के दिमाग में आ रही है, ये प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि इस मुल्क में कभी तरक्की का सफ़र तब तक नहीं चल सकता जब तक कम से कम 10 साल के लिए कंसिस्टेंटली एक ही तरीके की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने पे काम ना कर लिया जाए। तो रऊफ साहब के अल्फाज में मुझे वही लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली बात नज़र आ रही है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखें, जो कि बाबर आजम आ रहे हैं एज द कैप्टन, येट अगैन हम जो मर्जी यहाँ बैठ कर बात कर लें, फैसला जो हो चुका है लॉकर रूम के अंदर, आपको क्या लगता है कि लॉकर रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे बाबर आजम? क्या ये प्लेयर्स की जो कि है आपसी जो चलती है टीम के अंदर, उसके लिए ये डिसीजन कैसा है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस अगर देखा जाए तो इन्होंने अपना एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ था और 8-10 प्लेयर्स जिनके साथ ऐसे थे पाकिस्तान टीम के साथ लगे रहे जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर वो कैरी ऑन होते रहे। वो 5-5 आईसीसी इवेंट खेल गया, पाकिस्तान का पहले राउंड से एग्जिट होता गया, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है डाउन से डाउन तक चल जाती रही, उसका डिक्लाइन होता रहा, मगर वो प्लेयर अपनी जगह पे बरकरार रहे, क्योंकि ये एक पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ था। क्या आप दोबारा वो इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे कि परफॉर्मेंस के ऊपर अपने जो जाती तल्कात होंगे या दोस्त होंगे उनको ओबलाइज करेंगे, या पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है, द डिग्निटी ऑफ द कंट्री या उसको सामने रखे, प्राइड ऑफ द कंट्री को सामने रख के टीम बनाएंगे? तो ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन होगा जो आइंदा आपका आगे का सफर होगा उसका लाया अमल तय करेगा कि वेदर के वो क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये अब देखना पड़ेगा कि ये क्या करते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पे हो नहीं सकती, क्योंकि देखें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी आपको एक जो जेन्युइन प्रोफेशनल लोग हैं उस फील्ड के, आपको वो चाहिए होते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे एजुकेशन बिल्कुल जीरो है। हम इस 21वीं सदी में भी बगैर एजुकेशन के मैट्रिक फेल पास लोगों को ओबलाइज करते जा रहे हैं बड़ी बड़ी सीटों पे। हमने नहीं पता कि हमने नहीं बोलना
हमने इतना ज़्यादा सच नहीं बोलना है। आप अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन भी हुए हैं। डेफिनेटली वो मीडिएशन करवा रहे हैं, दुनिया की जंगें रुक रही हैं, तो क्रिकेट के अंदर थोड़े से मसाइल हो भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। अब्दुल रऊफ साहब फॉर्मर क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि एक कैप्टन को लगाने का या सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, और बाबर आजम को ये कहकर लगाया गया है दोबारा से कैप्टन टेस्ट टीम का कि उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि बेहतर हुई है, तो इसलिए हम दोबारा से इनको कैप्टन लगा देते हैं। उसके बावजूद हमारी बेस्ट विशेस बाबर आजम के साथ है, अल्लाह करे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान की जो टीम है ना उसके लिए ट्रॉफीज लेकर आएँ, पाकिस्तान के लिए लेकर आएँ। ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, साथ रहिए। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. मनी मैटर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें हम सब जानते हैं, सिर्फ तवानाई मार्केट का मसला नहीं है, बल्कि इसकी वजह से इसकी प्राइसेस के अंदर अप्स या डाउन्स हमारी मईशत के हर फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, सनत हो, आम आदमी की ज़िंदगी या उसका बजट हो, उसके ऊपर बराह रास्त डायरेक्टली अफेक्ट करती है ये चीज़। गुज़श्ता चंद माह के दौरान जो हमने अपने इकॉनमी के अंदर उतार चढ़ाव देखे, वैसे अपने इमोशंस के अंदर भी उतार चढ़ाव देखे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा ऑयल प्राइसेस बढ़ती थी, हमें पता है पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिससे स्कूलों को छुट्टियां हो जाती थी, स्कूलों को छुट्टियां हो जाती थी, मार्केट कभी जल्दी बंद हो रही हैं, कभी देर से बंद हो रही है, बहुत कुछ हमने इस कम वक्त के अंदर देखा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब से MOU साइन हुआ है, जंग बंदी हुई है, तो चीज़ें कुछ कंट्रोल में आना शुरू हो गई हैं, जिसके बाद अब सूरत हाल कुछ तब्दील भी होती हुई हमें नजर आ रही है इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के प्राइसेस के अंदर, क्योंकि हमारे पास न्यूज़ आउट ऑफ ओपेक और फिर सऊदी अरब जो मेजर तेल प्रोड्यूसर हैं हमारे पास इस दुनिया के अंदर, उनकी तरफ से रिकॉर्ड कमी भी कर दी गई है एशियाई ख़रीदारों के लिए। अगस्त में अपने जो कि तेल के कस्टमर्स हैं सारे, उनके लिए सऊदी अरब लाइट जो अरब खाम लाइट खाम तेल है उसकी कीमत में 2 दिहाइयों की सबसे बड़ी माहाना कमी कर दी गई है, जबकि ओपेक प्लस ने भी अगस्त से पैदावार बढ़ा देने का और मज़ीद ज़्यादा कर देने का जो प्रोडक्शन है उसकी मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब आबनाए हरमुज़ के अंदर से तेल की तरसील भी बतदरीज मामूल की तरफ आती जा रही है, जिसके बायस आलमी मंडियों के अंदर खाम तेल की कीमतों के अंदर निस्बतन एक कंसिस्टेंट चेंज, एक कंसिस्टेंट अच्छी तरफ आता हुआ चेंज नज़र आ रहा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात भी अपनी पैदावार को तकरीबन रिकॉर्ड सतह तक बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने का उनका आइडिया, ओपेक का आइडिया, अरब अमीरात का इनका यही है कि जो तेल का बिजनेस हॉल्ट पे लग गया था, एंड नाउ द वर्ल्ड इज हंग्री फॉर दिस पावर डेंस ऑयल, तो ये प्रोवाइड किया जाए और अपना मार्केट शेयर ले लें। अच्छा, UAE ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है ओपेक से, हम सब जानते हैं, ताकि मार्केट जो है ना वो अपनी बेहतर कर सके। तो फिर ओपेक ने उसी कंपटीशन को, अपेरेंटली एक फैक्टर ये भी है कि उसी कंपटीशन को टैकल करने के लिए अपनी प्राइसेस भी कम की, एट द सेम टाइम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जो कि पहले हॉल्ट पर तो नहीं कहेंगे, एक कोटा दिया गया था कि हर ओपेक की कंट्री इतनी अमाउंट के अंदर ही ऑयल जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, उसको भी बढ़ाया जा चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं उसामा रऊफ साहब, उनकी तरफ जाते हैं और उनसे जानते हैं कि ये क्या हमारी ज़िंदगी, उनकी, हमारी आम आदमी की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होंगी, ये कीमतें ट्रांसलेट होती हुई नज़र आ रही हैं उनको मार्केट के अंदर या नहीं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, जो आपने क्वेश्चन किया, ओब्वियसली इसका बेस इम्पैक्ट जो होता है वो नॉर्मल कंज्यूमर पे ही आता है, स्पेशली इन्फ्लेशन पे अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। लास्ट पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा आफ्टर द स्पेशली मिडिल ईस्ट क्राइसिस, उसका जो ऑयल प्राइसेस में चेंज आया उसका हमने पाकिस्तान में भी इम्पैक्ट देखा जाए, हमारी इन्फ्लेशन पिछले 3 महीने से डबल डिजिट के अंदर एंटर कर गई, और उसी रिस्क को देखते हुए ही ना सिर्फ ये हुआ, हमारे इंटरेस्ट रेट को भी 1 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा दिया गया प्रूडेंटली बाय द स्टेट बैंक। तो इन तमाम चीज़ों का ऑयल प्राइसेस कम होने से नॉर्मली इम्पैक्ट आएगा। प्राइमरी इम्पैक्ट तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में या हम फ्यूल भरवाते हैं तो उन चीज़ों में नज़र आने लग जाता है। उसका सेकेंडरी इम्पैक्ट भी होता है जो कि ट्रांसपोर्ट से हर चीज़ में कैरी फॉरवर्ड होता है। हम अपनी डेली चीज़ों में देख लीजिए, वेजिटेबल, उन तमाम चीज़ों पे वो प्राइस आ रहा होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट भी हर चीज़ पे आ रहा होता है। उसी को देखते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं या पाकिस्तान में रिसेंटली कम हुई हैं, उसका अगले महीने की इन्फ्लेशन दोबारा से सिंगल डिजिट में आ जाएगी। अगले साल भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो स्टेट बैंक का टारगेट रेट है 5 to 7%, उसी के अंदर ही रहेगी, 6% से भी कम रहेगी। तो इसकी वजह से हमारी नॉर्मल
आदमी की एक तो इनकम भी स्ट्रॉन्ग होगी, इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट में भी मजीद हम कमी देख के सिंगल डिजिट में देख रहे हैं। और ये जो सऊदी अरेबिया से कट आया है और इंटरनेशनल प्राइसेस मजीद कम होने का इससे वो है, क्योंकि आउटपुट जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ने लग गया है। तो जितने भी रिस्क हो रहे होंगे हम दोबारा से इंटरनेशनल प्राइसेस को अपनी जो लॉन्गर टर्म एवरेजेस हैं $60 के आसपास वहां तक आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए चल रहे होंगे। और उसका ये जो चीजें मैंने बताई, इन्फ्लेशन एंड देन इंटरेस्ट रेट, हर चीज पे लैग्ड इम्पैक्ट आ रहा होगा कंटिन्यूसली। ये तो इम्पैक्ट है ना कि पाकिस्तान जैसे तेल दरामद करने वाले मुल्क पे इस सिचुएशन का, अगर हम देखें आलमी मंडियों को इस तनासुब में कि जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है तेल की पैदावार को, ऐलान किया जा रहा है कि बढ़ा दिया जाएगा और फिर अरब खाम तेल जो है वो भी मार्केट में ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ओपेक ने भी कह दिया कि ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें क्या नज़र आ रहे हैं और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं या ये आपस में एक नई ट्रेड वॉर हमें होती हुई नज़र आएगी मिडल ईस्ट के अंदर? देखिए, ये जो उन्होंने आउटपुट किया है फॉर द टाइम बीइंग एक ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन जरूर नजर आएगी, क्योंकि दोनों ही चीज वो कर रहे होंगे कि वो अपनी जितनी भी इनकम है ऑयल से उसको मैक्सिमम कर सकें। ये काफी टाइम से ही ये देखना आ रहा है, स्पेशली विद द यूएई थिंकिंग ओवर दैट आइडिया। तो वो यही चीज है कि फॉसिल फ्यूल से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया मूव आउट कर रही है। तो इट्स द मतलब ऑप्टिमल टाइम के जितना भी मैक्सिमम रेवेन्यू आप उन सोर्सेज से जनरेट कर सकें वो कर रहे हैं। इसी तरह इसीलिए ही यूएई ने भी ये डिसीजन लिया था। अब सऊदी भी कट करके लाइकली अपने प्रोडक्शन या सेल्स को बढ़ाएगा, जहां से जितना भी एडिशनल रेवेन्यू है वो इस साल में या कम ही वक्तों में कमा सके, इससे पहले कि दुनिया मूव आउट हो। क्योंकि पिछले हम तकरीबन 10 साल से देख रहे हैं टोटल जो हमारी सेल का डाटा है रिन्यूएबल और दूसरी साइड्स पे भी मूव हो रही है। तो कंजम्पशन आहिस्ता आहिस्ता या रिलायंस जिसे कहा जाता है उसका क्वांटम कम होता जा रहा है फॉसिल फ्यूल से। तो उसी की वजह से ये होगा। लॉन्गर टर्म में जैसे मैंने बेनिफिट बताए, स्पेशली फॉर द ऑयल इंपोर्टेंट कंट्रीज लाइक आस, हमें तो इसका बेनिफिट ही है। ठीक है उसामा, वो कहा जाता है ना कि कंपटीशन इज़ ऑलवेज गुड, तो ये कंपटीशन का फ़ायदा पाकिस्तान जैसे ममालिक को जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हो सकता है कि अगर ओपैक प्लस या ओपैक की तरफ से प्राइसेस कम की जाती हैं, यूएई मज़ीद कम कर देता है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन हो सकता है, या फिर इसके अंदर भी आपको लगता है कि ज़्यादा पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व होगी? नहीं, इसका डायरेक्टली बेनिफिट तो हमें होगा। ऑयल प्राइसेस जितनी कम होंगी, एक तो मैंने नॉर्मल कंज्यूमर के लिए भी बता दिया, उसको भी बेनिफिट होगा, कंट्री को भी ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है। तकरीबन अगर हम रफ एस्टिमेट लगाएं तो $10 अगर प्राइस कम होती है क्रूड ऑयल की, तो हमें तुम्हारी पोर्ट बिल तकरीबन 1.6-1.7 बिलियन डॉलर से कम हो जाता है। तो वहां से एक तो हमारा ट्रेड वाली साइड पे भी पॉजिटिव होगा, हमारे करंट अकाउंट जो कि हमारी मुल्क के लिए सबसे एक वीक पॉइंट हो जाता है, या पिछले लास्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे बड़ा जिसने रोल प्ले किया था, तो वहां से भी पॉजिटिव होगा। तो हम जैसे मैंने कहा कि इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए तो ऑल इन ऑल साइड पे पॉजिटिव चीज ही रहेगी। तो उसामा, फिर हमारी मार्केट इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है? देखें, ये चीज़ें कल भी मार्केट ने तो ओवरऑल पॉजिटिव दी थी। हम लास्ट उससे देखें, जैसे ही ऑयल प्राइसेस को वो हुआ, स्पेशली आफ्टर द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, तो ऑयल प्राइसेस ने पूरी तरह रिफ्लेक्ट किया मार्केट के ऊपर, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी पे एक बड़ा मेजर डेंट उस टाइम कर सकता था अगर सस्टेन्ड ऑयल प्राइसेस हाई रहती। तो जैसे ही लास्ट उसकी बात हुई थी, तब से मार्केट पॉजिटिव चल रही है और पिछले ही कुछ टाइम पे इसलिए पॉजिटिव खबरें भी हमें सुनने को मिल रही है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही वक्त खत्म हो चुका है शो का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। This segment is brought to you by AKD Securities Limited.